ख़ास तौर पे स्मगलिंग के हवाले से और जो हमारी ड्राइव थी अगेंस्ट स्मगलिंग, होर्डिंग्स, उनके हवाले से हमारी जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एफर्ट्स थी 1 महीने की, वो हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की खसूसी हदायत पे हमने एक ड्राइव स्टार्ट की थी ऑल ओवर पाकिस्तान इस मैस के ख़िलाफ़ जो एक पूरे पाकिस्तान में बर्पा किया हुआ था, और उसकी वजह से जो हमारी इकनॉमिक कंडीशन थी वो दिन ब दिन ब्लीड करती जा रही थी, और उसकी हालत जो है वो इस हद तक पहुंच गई थी कि वो आईसीयू में थी। तो उसके लिए जो इक़दामात किए गए थे उनकी मैं पूरे 1 महीने की बाद में हम आपके साथ वो शेयर भी कर लेंगे कि जो हमने किया है। 1 महीने की जो कारकर्दगी थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बुनियादी बात यह है कि ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारा मुल्क ब्लीड कर रहा था, और बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा था। और हमारे यहाँ अफ़गान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया है। फिर हमारे यहाँ शुगर जो था वो उसकी जो स्मगलिंग जिस तरीके से हो रही थी, उसको किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वो किया गया है, क्लब किया गया है, ताकि हमारे साथ ट्रैकर्स होंगे और हर बोरी पे होगा कि कहाँ से निकला, किस शुगर मिल से निकला और कहाँ तक उसने जाना है। फिर हमारी जो फूड अथॉरिटी है, फूड सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट, साथ हमने तमाम प्रोविंसेस का एक डाटा इकट्ठा किया कि हमारे प्रोविंसेस की ज़रूरियात क्या है फूड के हवाले से पर मंथ की, और उसके हवाले से भी हमने वो जितने भी हमारे इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं उसको भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। और फिर साथ साथ जो एंटी स्मगलिंग है उसके हवाले से हमने जॉइंट चेक पोस्टें बनाई हैं। वो बलूचिस्तान में इनिशियली, देन केपी और पंजाब, हर जगह पर वो चेक पोस्टें बन रही हैं। उन चेक पोस्टों में फ्रंटियर कोर, बलूचिस्तान के केपी जो भी प्रोविंशियल पुलिस है, और उसके बाद कस्टम्स हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो सब के सब एक जॉइंट चेक पोस्ट में होते हैं, ताकि जो लोग, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जो जायज़ काम कर रहे हैं, जो लीगल काम कर रहे हैं, उनको हमने इनकरेज करना है, उनको ये स्ट्रेंथ देनी है, और आपकी तौसत से, आपकी मदद से उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप पाकिस्तान में जो लीगल काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो और बढ़ेंगी। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है वो बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी, और उनके लिए कोई स्पेस जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी इस पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। इस पे जो अभी तक हमारी जो कार्रवाई हुई 1 महीने की, वो मैं आपके साथ फिगर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बाद में हम आपको कॉपीज भी दे देंगे। अब तक हमने जो वीट की जो स्मगलिंग रोकी है और जो होर्डिंग्स में हमने छापे मारे हैं, वो तकरीबन 2200 मेट्रिक टन गंदम जो है वो बरामद की गई है। इसी तरह 8000 मेट्रिक टन जो है वो शुगर वो बरामद की गई है। इसके अलावा जो है यूरिया की तकरीबन 4300 मेट्रिक टन के करीब बरामद की गई है। और जो पीओएल की स्मगलिंग थी, पीओएल की स्मगलिंग इस हद तक इस माशरे में सरायत कर गई थी कि वो आके हमारे जो कैपिटल के पेट्रोल पंप से वहां तक पहुंच गई थी, और विदाउट एनी चेक वो किस तरीके से आ रही थी और क्या था। उसमें एक बड़ी हौसला अफजा बात ये हुई कि हमने जो उसमें कार्रवाइयां की, हालांकि वो हमने पहले अनाउंस भी किया, वो उससे भी उसके लिए अफगान गवर्नमेंट से बात की गई है। देखिए, मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल इस पर मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जो इस तरह के इशू रिलेटेड है हमारी, क्योंकि एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग के बाद मैं पूरे डिटेल्स के साथ आपके पास आऊँगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज हम अगर एंटी स्मगलिंग, डॉलर की स्मगलिंग, ऑयल की स्मगलिंग, वीट की, और इस पे रहें, होर्डिंग्स पे रहें, तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एजाज प्लीज। अच्छा सरफराज साहब, ये डाटा आपने तीनों चीज़ों का बताया, तेल का भी बताया, गंदम का भी बताया और यूरिया का भी बताया। ये बताइए कि इनमें कितने अरेस्ट कितनी है, और ये भी पता चल सकेगा कि इसमें जो हम सुनते आए हैं कि जी बड़े माफियाज इन्वॉल्व हैं, तो बड़े बड़े नाम हैं, कुछ बलूचिस्तान गवर्नमेंट के 6 वज़रा के नाम लिए जाते रहे हैं जो पुरानी डिस्पेंसेशन में थे, तो कुछ वो शेयर करें। देखिए, एक तो हमारा फोकस शाह साहब ये है
कि हम ना किसी ऐसी चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम है, लिमिटेड सा मैंडेट है, तो हम किसी ऐसी चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते। ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम उसको ठीक करना चाहते हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो चीज़ें ख़राब थी, अगर उनको हम इस लिमिटेड से टाइम में प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक ठीक कर लें और तो वो मुनासिब होगा। और फिर जहाँ तक रही बात, अगर कोई इस तरह की इलीगल प्रैक्टिसेस में, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, इन्फ्लुएंशियल हो, किसी के लिए कोई सॉफ्ट हमारे पास वो नहीं है कि हमारा कोई लव लॉस्ट है या हमारा उसके लिए कोई सॉफ्टनेस है। ये ज़रूर है कि हम तहकीकात हमारे बलूचिस्तान के हवाले से, जैसे आपने कहा, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जो है वो इस पर जो सरकारी मुलाजमीन या सरकारी अफसरान थे या जो कोई पॉलिटिशियंस थे या कोई और लोग थे, उन सब के लिए एक इंक्वायरी कर रहे हैं। और उसके बाद जब कोई सॉलिड चीज़ हमारे पास आएगी तो फिर हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे और साथ साथ उसको पब्लिक भी कर लेंगे। सारा जमान प्लीज। Thank you, sir. It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are serving on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? जी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पर चेक पोस्ट और वो हैं, उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि अब हमने जॉइंट चेक पोस्ट किए। और ये बात आपकी बहुत हद तक दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि अगर मैं ये कह दूं स्ट्रेट अवे कि नहीं जी उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पर नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसका, क्योंकि तरीक़ाकार वो पब्लिक होता नहीं है तो इसलिए हमारे नॉलेज में नहीं आता है, लेकिन फ़ौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है और वो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देख ली है। उनकी अकाउंटेबिलिटी जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सरदार हमीद न्यूज़। सर ये बताइएगा कि मस्तों में जो एक वाक़या हुआ है जिसमें इंडियन लॉ की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसकी तहकीकात कहाँ पहुँच गई है? क्या आपने देखिए, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस वाक़े की तहकीकात अभी हो रही है और उसको मीडिया में जिस तरह कहा गया, लेकिन मैंने ये कहा था कि उस वाक़े की हम तहकीकात करें। इससे पहले बलूचिस्तान में जितने वाक़यात हुए हैं, बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें बड़ी किलिंग्स हुई हैं, मैस किलिंग्स हुई हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें तमाम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रॉ की है। इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके फैसिलिटेटर कौन थे, इसके सिंपैथाइजर कौन थे और ये कहाँ से टारगेट सेलेक्ट किया गया, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर मैं मस्तूम के हवाले से या टेररिज्म के हवाले से बताता चलूँ कि देखिए, हमारे यहाँ इम्पीचमेंट की जो पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को, स्टेट को हमेशा नुकसान पहुँचाया है। ये वायलेंस का जो राइट है, वायलेंस की जो मोनोपोली है वो स्टेट के पास रहेगी। वो वायलेंस की मोनोपोली जो है वो किसी और को एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाएगा, वो चाहे किसी किस्म का वायलेंस हो। वो वायलेंस का के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है। हमने ये जंग दहशतगर्दी की हमारे फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानी देकर बड़ी जवामर्दी के साथ लड़ी है और अब भी मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा दुश्मन है, जो टेररिस्ट है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। सिर्फ क्या है कि हमारे यहाँ इस लड़ाई को कौमी लड़ाई समझ के लड़ा नहीं जाता है। हमारे यहाँ डिवाइड है सोसाइटी में इस लड़ाई को लेके, वो डिवाइड खत्म करना है और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है कि ये जो एथनिक बुनियादों पर वायलेंस है, तो मजहब के नाम पर जिसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इस बुनियाद पर वायलेंस है। वायलेंस जो है वो किसी भी बुनियाद पर है, वो सिर्फ स्टेट ने एक्सरसाइज करनी है, किसी और ने एक्सरसाइज नहीं करनी है। और ये हमारा कंसेंसस है, इस पर जीरो टॉलरेंस है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि इंशाल्लाह ताला इसमें आपको वाज़ेह कमी नजर आएगी। देखिए, जब हम एफर्ट करते हैं ना तो वो फिर उस एफर्ट के नतीजे में भी वो ज्यादा से ज्यादा हम पर अटैक करने लग जाते हैं। जब वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो समझते हैं कि हम ये धमाके करके, हम मासूम लोगों का कत्लो गारत करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाएंगे। ये उनकी गलत फहमी है।
हम बैक फुट पे जाने वाले नहीं हैं, हम फ्रंट फुट पे आएंगे, वी विल फाइट विद यू, और हम इस रिजॉल्व के साथ फाइट करेंगे कि एक भी दहशतगर्द इस मुल्क में नहीं होगा, और इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी से हम जिएंगे। बंदूक के जोर पे अगर अपना कोई एजेंडा मुसलत करना चाहता है तो वो मुसलत करने नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, कोई और चीज प्रिवेल नहीं करेगी यहाँ पर। जावेद हुसैन दुनिया टीवी से जावेद हुसैन। सर ये बताइएगा कि आपने जो अचीवमेंट्स बताई हैं ये पीनट्स हैं बिल्कुल मामूली से, कोई बड़ी अचीवमेंट आपकी है स्मगलिंग के हवाले से? जो होर्डिंग हो रही थी, छोटी मोटी होर्डिंग जो है, अगर कोई बड़ा टारगेट था वो अचीव किया है, वो कौन सा ऐसा टारगेट था? और ये जो होर्डिंग बनी थी इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही थी, और बड़ी जो मछलियाँ हैं उस पर कब हाथ डालेंगे? देखें, ये एक सिनर्जी के साथ एक एक्सरसाइज शुरू की, और आप इसको पीनट कहें, चले हम इसको पीनट ही कह लेते हैं, एटलीस्ट पीनट तो आया ना आपके पास। कोई एक इस तरह का वो था कि कम से कम स्टेट का ये रिजॉल्व या गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व तो नज़र आ रहा है कि हम इसको इनकरेज नहीं करेंगे, न सिर्फ डिस्करेज करेंगे बल्कि किसी भी लेवल पे जाना पड़ा जाएंगे। मेरे हिसाब से ये पीनट्स नहीं है, और आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आप आज़ाद हैं अपनी राय कायम करने में। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये एक ट्रॉफी है कि हम इतने बड़े एक ऐसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं और एक सिनर्जी के साथ जा रहे हैं, तमाम लोग मिल के जा रहे हैं कि जो इस मुल्क को ब्लीड करा रहा था। तो इसमें इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। सर एक छोटा सा दो सवाल है, तो ये बता रहे हैं कि ये जो आपने कार्रवाइयाँ की है, ये जितने भी इदारे हैं आपके ऊपर, ये पुलिस है, बाकी वो माजी में क्या कर रहे थे और आप एकदम से कार्रवाइयों को स्पेशल कोई फैसले लेके आए? दूसरा सर एक छोटा सा और सवाल है, इलेक्शन आ गए आपको पता टाइम भी पूरा होना है, कुछ हज़ारों की तादाद में सेंसिटिव भी अनाउंस किए, तो आपका क्या दाखिला कर को भी आप देखेंगे कि माजी में जब देखा गया था तो आप क्या तरीका? देखिए, पहले जहाँ तक आपने माजी की बात की, मैंने पहले आपसे कहा कि हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। हमारा उससे कोई, मेरे टाइम का अगर आपसे सवाल है तो मैं ज़रूर उसको जवाब दूंगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। ज़ाहिर है माजी वालों ने अपने लिए एफ़र्ट्स की होंगी, कोई ना कोई एफ़र्ट चल रही होगी, अदरवाइज़ तो शायद इससे भी ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता। जहाँ तक रही बात इलेक्शन में सिक्योरिटी की, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन होंगे, हम इलेक्शन कमीशन के साथ आज भी सेक्रेटरी दाखिला ने मीटिंग की है, हम उनके साथ और मीटिंग्स करेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होगी, वो उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी और मुझे यकीन है कि वो पूरी होगी। जाहिद सर, आपके सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ, ये अचानक ये लहर कैसे दोबारा हुई, और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला के अपने सूबे के अंदर, ये आपको तो कोई मैसेज नहीं है? नहीं, ये कोई पर्सनल मैसेज तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरी असेसमेंट है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि वो एक हार्डन स्टेट होंगे, वो एक सॉफ्ट स्टेट नहीं रहेगा, तो रिएक्शन आना था। और जब हम उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल कार्रवाई करने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है ये एक्शन जो है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। और जब आप वॉर जोन में होते हैं, ये टेररिज्म की जो लड़ाई है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की लड़ाई है, और इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा रहती है कि उनके पास सुसाइड बॉम्बिंग के अलावा और है क्या। और उनका ये जो एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो स्टेट है या स्टेट के जो इदारे हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द लैंड, और जो टेररिस्ट हैं दे हैव टू स्ट्राइक ऑन वन इंच। तो वो जो टाइम की अपॉर्चुनिटी है या उसकी अपॉर्चुनिटी है वो उनके पास रहती है। तो ये एक टेररिज्म की जंग है, मुश्किल लड़ाई ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, हम ये जंग लड़ेंगे और फ्रंट पे आके लड़ेंगे। इस्लामाबाद के अंदर मैं सोलंकी साहब से भी चंद दिन कबल आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे में आज़ाद सैयद उमर चीमा, उनके साथ जो गैंग था जिन्होंने मोबाइल स्नैच किया, उसके बाद जो साबिक एयर चीफ मार्शल थे उनके सिक्योरिटी गार्ड को जिन्होंने गोलियां मारी, उसके बाद हमारे अजीज थे उनसे मोबाइल वाला स्नैच हुआ, फिर तलत हुसैन है उनके बेटे के साथ जो वारदात हुई, उनको हमने तरनोल के अंदर आईफोन को आपको पता है एक्सेस होती है ऑनर के पास, उन्होंने हमने पुलिस को उस घर तक पहुँचाया, घर के गेट तक पहुँचाया कि ये अंदर आईफोन है। पुलिस ने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आपके स्टाफ के साथ मैंने रब्ता किया, उनको FIR की कॉपी भेजी, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद दिन दिहाड़े सर इस तरह की डकैतियाँ हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, उस पर क्या करेंगे? दूसरा ये कि आपकी एक स्टेटमेंट को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में काफ़ी गुस्सा देखा गया है, तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। एक सवाल, पहला सवाल ज़्यादा बेहतर है। ये ऐड कर लें कि रोजाना की बुनियाद पर 20 से 22 मोबाइल चोरी हो रहे हैं, तो तमाम तर केसेस में एक ही तरीका वारदात है, जो अफगान, जो कि हमें लोगों ने बताया कि अफगान बॉयज आते हैं, मोबाइल छीन कर चले जाते हैं, बाइक्स 20 रोजाना चोरी हो रही है। आपको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जब यहाँ आए हैं तो उनके बाद से क्राइम में जो है एक इजाफा देखा गया और इस्लामाबाद की विसिनिटी में जितनी हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ पर इनकी प्रेजेंस बड़ी तादाद में मौजूद थी। उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल ड्राइव स्टार्ट कर ली गई है। इस्लामाबाद पुलिस के साथ हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक्टिव होगी। जो वाक़यात आपने बताए हैं उनमें से कईयों के वो अभी हम डिस्क्लोज़ करेंगे फिर किसी और मीटिंग में या आपके साथ पर्सनल में कि हमने कई लोग पकड़े हैं उनमें से और कुछ जो हैं वो आपको डिटेल बताएंगे। और ये मियाँ साहब के हवाले से आपने सवाल किया। देखिए मियाँ साहब अगर आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इनकरेजिंग है और मेरी उस स्टेटमेंट को भी मिस इंटरप्रेट किया गया। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने मेरे बारे में बात की है, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों में से हैं, उनको ये हक़ है जो भी कहें, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैंने उस प्रोग्राम में भी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो। मैं अब भी ये कहता हूँ कि मैं नवाज़ शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत ख़ुद जेल जाने के लिए आ गए थे। अगर उनको जेल जाने का खौफ होता तो वो बेटी समेत, जब उनका बदतरीन मुखालिफ इधर वज़ीर-ए-आज़म था तो वो उस वक्त भी आ गए थे। तो कानून जो है वो कानून के मुताबिक देखेंगे, किसी भी शहरी को हम कानून के मुताबिक। निगरान वफाकी वज़रा सरफराज अहमद बुगटी और मुर्तज़ा सोलंकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में स्मगलरों